जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ, कौन सी कंपनी कब आई और इंडिया में उसने किस तरह के बदलाव किए और इंडिया की उस समय की कंडीशन क्या थी और यूरोप की कंपनियां उस समय के इतिहास में भारत की तरफ ही क्यों आई। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यूपीएससी में खास करके मेंस में यहाँ से बनता है प्रश्न, और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंपनियों के आगमन से रिलेटेड, उनके गवर्नर से रिलेटेड और उनके द्वारा किए गए बदलाव और उन्होंने फैक्ट्रियाँ कहाँ पर खोली, कितनी खोली, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके छोटे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सबको पता होगा हमारी जो सीरीज चल रही है आधुनिक भारत के इतिहास की है, उसके तहत आज हम लोग दूसरा वीडियो देख रहे हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप लोग जाकर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पर एक मैप भी बना रखा है क्योंकि इससे आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए, जो चीज़ें आप लोग पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, थ्योरी याद करिए। जो लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री रट्टा मारने से आती है, मैं वो सही नहीं मानता। रीज़न ये है क्योंकि हिस्ट्री का अगर आप लोगों ने फैक्ट समझ लिया कि उस समय में कैसे चीज़ें घटित होती थी, घटनाएं, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग चलते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यह टाइम पीरियड है 15वीं सदी का। 15वीं सदी का मतलब यह है कि 15वीं सदी खत्म होने वाली थी। 1490 से 1500 के बीच की यह बात है। होता क्या है कि इंडिया और यूरोप के मध्य में व्यापार पहले से होता रहता है। आप सबको पता होगा कि हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या फिर उसके पहले भी हम लोगों ने जैसे वैदिक सभ्यता वगैरह पढ़ा, तो उन सब में क्या था कि हमने ये देखा कि इंडिया में कई देशों की मुद्राएं मिला करती थी। लेकिन होता क्या है कि उस समय जो व्यापार था वह स्थल मार्ग से होता था। मैप से हम लोग समझेंगे। देखिए, ये हमारा इंडिया है। पहले मैं यहाँ बता दूँ, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आप सबको पता है अंटार्कटिका है। ठीक है, और यहाँ पर आप सबको पता होगा कि एशिया और यूरोप एक ही स्थलखंड से जुड़े हैं, लेकिन यूराल पर्वत इन दोनों को ऐसे करके अलग कर देता है। यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ ब्लैक सी मिलेगा। तो पूरी तरह से यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये क्या है, यूरोप। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे। जो इंडिया था उस समय, ये इंडिया हमारा यहीं पर है और ये यूरोप है। तो इंडिया का जो व्यापार था पहले क्या होता था ना कि स्थल मार्ग से होता था। ऐसे करके जाते थे लोग और इस तरह से यूरोप में व्यापार करते थे। लेकिन यही रास्ते में एक शहर पड़ता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर क्या होता है कि 1453 ईस्वी में अरब के लोगों ने अधिकार कर लिया। जब अरब के लोगों ने उस पर अधिकार कर लिया तो जाहिर सी बात है, मेन रास्ता था यहाँ से आने का, तो इंडिया से व्यापार पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। और आप सबको पता होगा कि जो ये कंडीशन थी उस समय की, इंडिया पूरे विश्व के व्यापार में 33% का योगदान देता था। और लोग क्या करते थे कि यहाँ पर चल रहा था पुनर्जागरण काल, इंडिया में चल रहा था क्या, मध्यकाल। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का भी जो अंतिम राजवंश था, लोधी राजवंश, उसका शासन चलता है। क्योंकि आप सबको पता है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन ज़्यादातर अंग्रेजों के समय में हुआ, लेकिन वो कौन थे, सॉरी, मुगलों के समय में हुआ। लेकिन वो मुगल जब थे तो अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों से पहले भी भारत में यूरोप की कंपनियां आई थी और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह था पुर्तगाल। तो हम लोग क्रमवार पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर अधिकार हो जाता है किसका, अरब के व्यापारियों का, तो इन्होंने स्थल मार्ग से इंडिया से व्यापार को रोक दिया। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, भूमध्य सागर। ये आपका, ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। तो इन लोगों ने क्या किया कि हम चलते हैं इंडिया जाने के लिए जलीय मार्ग की खोज करेंगे। जब स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया तो इन्होंने जलीय मार्ग खोजना प्रारंभ कर दिया। सर, ये लोग इंडिया ही क्यों आए, ये चीज़ें समझिएगा, फिर हम लोग फैक्ट पे चलेंगे। फैक्ट बहुत कम मैंने लिखा है, मोरल रूप में समझने का प्रयास करिए। ठीक है, होता क्या है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल चलता है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि सोए हुए लोगों को फिर से जगा दिया गया। जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से लोगों ने क्या किया, आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया। मशीनों का उन्होंने क्या किया, उत्पादन किया या मशीनें बनाई, अपने मैन्युफैक्चर को उन्होंने आगे बढ़ाया।
तो इस वजह से मशीनों से जब प्रोडक्शन होने लगा तो उसे बेचने के लिए भी मार्केट की ज़रूरत पड़ी, और प्लस इनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, कच्चा माल नहीं था। जैसे इन्हें कपड़े बनाने हैं तो इनके पास कपास नहीं होती थी, तो उन सब की खोज में ये लोग बाहर निकल पड़े। और इंडिया उस समय मैंने बताया आपको पूरे विश्व में 33% का योगदान देता था व्यापार में। और जब से अंग्रेज हमें लूटपाट के गए हैं, आज के सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है, इंडिया केवल 2 से 2.5% के करीब अपना योगदान दे पाता है। इस तरह से इंडिया को लूटा गया है। बाहर की बात है, बाद में पढ़ेंगे, इसे समझते हैं हम लोग। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ जो स्पेन था, स्पेन का एक व्यापारी निकला कोलंबस, और इंडिया की खोज में चला, वह अमेरिका पहुंच गया। 1492 में निकला कोलंबस इंडिया की खोज में। लोग कहते हैं इंडिया खोजा गया, ऐसा नहीं है, इंडिया कहीं गुम नहीं था। इंडिया का इतिहास सबसे पुराना है, लेकिन आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि इंडिया में आने का जलीय मार्ग खोजा था वास्को डी गामा ने, पुर्तगालियों ने खोजा था। तो इसे हम लोग क्रमवार समझते हैं। इंडिया की खोज करने के लिए, मतलब इंडिया पहुंचने के लिए, जलीय मार्ग की खोज करने के लिए 1492 में कोलंबस, जो कहाँ का, स्पेन का निवासी था, वह निकलता है और वह पहुंच जाता है साउथ अमेरिका, और इसे ही वह इंडिया मान लेता है। तो इसका जो देखिए क्यों गया, क्योंकि देखिए उस समय कोई क्या बोलते हैं उसको, कंपास वगैरह तो नहीं हुआ करता था। इस वजह से दिशा का, धरती पूरी गोल थी, महासागर में उसने प्रवेश किया। आप सबको पता है ये क्या है, ये पूरा हमारा अटलांटिक महासागर है। इधर उत्तर अटलांटिक पड़ता है और इधर दक्षिण अटलांटिक पड़ता है, और ये पूरा क्षेत्र जो है ये कहाँ का है, तो ये हमारा इंडियन ओशियन है, सॉरी इंडियन ओशियन है, जिसे हम लोग हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक, तो जब ये यहाँ पहुँच गया, उसके बाद पुर्तगाल में एक राजा हुआ करता था मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम ने क्या किया, पैसे खर्च किए कि आप लोग जाइए और खोज करिए एक ऐसे देश की जहाँ से हम कच्चा मटेरियल ला सकें, क्योंकि मशीन बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉ मटेरियल भी हमें चाहिए। तो वहाँ का एक व्यापारी था पुर्तगाल का, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम था, बार्थोलोमियो डियास नाम का एक व्यापारी। वह निकलता है इंडिया की खोज में, और पुर्तगाल से वह इस तरह से ऐसे निकलता है और यहाँ पर आके वह रुक जाता है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका के एकदम दक्षिणी छोर पर आके रुक जाता है और इंडिया की खोज वह नहीं कर पाता है। तो जिस जगह पर यह रुकता है, इसी को कहा जाता है क्या, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ करके बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता, भूल गया हूं मैं, उत्तरी अंतमाशा ऐसे करके बोलते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक, याद था, माइंड से निकल गया है। तो आप लोग क्या करेंगे कि केप ऑफ गुड होप को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न बना है। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे पड़ता है सर, किसने खोज की, तो पुर्तगाल का एक व्यापारी था जो इंडिया की खोज में चला था, इंडिया के लिए जलीय मार्ग की खोज कर रहा था। तो वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर जब पहुंचा तो उसकी जो नाव थी, या फिर जो जिससे वह यात्रा कर रहा था, वह डूबने के कगार पे आ गई, और इसी केप ऑफ गुड होप पर आकर वह रुक गया। तो आप कहेंगे सर फिर इंडिया के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज कैसे हुई। उसके बाद 1498 में पुर्तगाल से ही एक और व्यापारी चलता है, जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। वास्को डी गामा, इस जो मार्ग इसने यहाँ तक का खोजा था, इससे आता है और यहाँ पर आके वो भी रुक जाता है। इंडिया जाने की हिम्मत उसकी नहीं पड़ती है, तो यहीं पर उसे एक इंडियन व्यापारी से मुलाकात होती है, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। गुजरात का एक मुस्लिम व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उसके साथ वह सीधे इंडिया की तरफ बढ़ा और इंडिया 1498 में वह पहुंच जाता है। कौन, वास्को डी गामा। ये सब पुर्तगाली हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। 1498 में वह इंडिया पहुंचता है, अरब सागर होके गया, हिंद महासागर से अरब सागर में गया। तो अरब सागर आप सबको पता है, ये हमारा पश्चिमी तट है। यहाँ पर क्या पड़ा, केरल। केरल के किस बंदरगाह पर पहुंचा था वह, तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। 1498 में वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का यात्री था, पहली बार इंडिया में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जो केरल में था। उस समय केरल का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा की खूब आवभगत की, उसका स्वागत किया, क्योंकि वह विदेशी था। तो भारत में पहली बार
कौन सा व्यापारी जलीय मार्ग से प्रवेश करता है? तो पुर्तगाल का वास्को डी गामा। आप लोग कई बार पढ़ते हैं छोटे स्कूलों में कि भारत की खोज किसने की। भारत कहीं गुम नहीं हुआ था, भारत आने के लिए व्यापारिक जलीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। उसके बाद क्या होता है, वास्को डी गामा का खूब स्वागत होता है, और जब वास्को डी गामा यहाँ से वापस जाता है तो वह यहाँ से काली मिर्च लेकर जाता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए ये जो स्पेन है और पुर्तगाल है, यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो उनका जो खाने के लिए वो जो मीट वगैरह रखते थे वह पूरी तरह से सेफ नहीं रहता था, तो उसे बचाने के लिए इन लोगों ने यहाँ से मसाले का व्यापार शुरू किया था। तो जब वह यहाँ से काली मिर्च लेकर गया तो जितने दाम उसके आने में लगा, मतलब यात्रा में खर्च होता है, जितना खर्च करके वह इंडिया आया था उससे 60 गुना ज़्यादा फायदा उसे हुआ जब उसने उस काली मिर्च को वहाँ पर बेचा। तो इस तरह से पुर्तगाली भारत में सबसे पहले प्रवेश कर जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आप लोग ये ध्यान देंगे कि भारत की खोज किसी ने नहीं की है, भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा ने की थी। ठीक, तो आइए अब हम लोग थ्योरी पर चलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी? यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था, मशीनीकरण आ गया था। इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, लोधी वंश चल रहा था, लास्ट के थे, क्योंकि 1526 में क्या होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, जिसमें आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तरकालीन 11 मुगल शासक मिलते हैं। तो मुगल काल में जो व्यापारी आए वो कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, लेकिन भारत में सबसे पहले जिन व्यापारियों ने प्रवेश किया यूरोप के, तो वो पुर्तगाली थे। तो आज के वीडियो में हम लोग पुर्तगालियों के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला वीडियो डच का आएगा, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। 4 कंपनियां अगर हम लोग देखें तो यहां पर आके वैलिड हुई, बाकी आई और चली गई। ठीक, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर मैंने आपको बताया अरबों का अधिकार हो गया, क्योंकि इंडिया का व्यापार पहले स्थल मार्ग से होता था। फिर जलीय मार्ग की शुरुआत हुई, व्यापारियों का प्रयास शुरू हुआ। 1492 में स्पेन के कोलंबस ने इंडिया की खोज करनी शुरू की और उसने अमेरिका की खोज कर दी। पुर्तगाल का आया बार्थोलोम्यू डियास, जो केप ऑफ गुड होप पर आके रुक गया। उसके बाद पुर्तगालियों का प्रवेश शुरू होता है इंडिया में, क्योंकि यह कहाँ रुका था? केप ऑफ गुड होप पर, जो अफ्रीका का दक्षिणी छोर था। केप ऑफ गुड होप को उत्तरी अंतमासा बोलते हैं, याद आया अभी, हिंदी में उत्तरी अंतमासा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देख लेंगे, आपको उससे मतलब नहीं है, ज्यादातर केप ऑफ गुड होप ही पूछता है। ठीक, उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है और इन्हें संरक्षण कौन देता है? तो जो पुर्तगाल का राजकुमार था मैनुअल प्रथम, इसने संरक्षण दिया और आर्थिक रूप से सहायता की। 1498 में वास्को डी गामा आया और केप ऑफ गुड होप पर आके रुक जाता है। अब्दुल मजीद नाम का भारतीय व्यापारी उसे मिलता है, जो गुजरात का था, वो उसे लेकर केरल में आता है। उसके बाद इनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1498 में वास्को डी गामा आता है। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज आता है, इसका नाम याद रखिएगा। भारत में दूसरा व्यापारी कौन था? पेड्रो अल्वारेज। कहाँ का था? पुर्तगाल का ही था। ठीक, उसके बाद 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा आता है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि इंडिया से अगर हम लोग व्यापार करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। वास्को डी गामा फिर से आता है। उसके बाद जब ये लोग आते हैं, देखते हैं कि इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इंडिया में इन्होंने फैक्ट्रियां डालने की कोशिश की। तो सबसे पहले 1503 ईस्वी में कोचीन में इन्होंने कोठी बनाई। कोठी का मतलब फैक्ट्री है, पहले उसे कोठी बोला जाता था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, देखिए आया यह कहाँ पर, इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, यूपीएससी आपको फंसाता है प्रीलिम्स में, कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कहां पर प्रवेश किया? तो कालीकट बंदरगाह पर। लेकिन फैक्ट्री कहां खोली? कोचीन में। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जब व्यापारी भाई आ गए, कंपनी भी स्थापित हो गई, तो गवर्नर भी चाहिए। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और यह 1503 से 1509 ईस्वी तक यहाँ पर सत्ता को संभालता है। सत्ता का मतलब यह है कि सिर्फ व्यापार करता है, कंपनी को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है। यह पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। सर, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है?
ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह है कि पूरे भूमध्य सागर पर, पूरे हिंद महासागर पर यह अधिकार करना चाहता था कि बिना हमारे ऑर्डर के कोई भी यहाँ पर प्रवेश ना करे। ठीक है, ध्यान देंगे भूमध्य सागर यहाँ पर पड़ता है क्योंकि इंडिया ये है, हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर यह अधिकार चाहता था कि अगर मैं जलीय मार्ग पर अधिकार कर लूँगा तो बाहर की कंपनियाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगी, तो हमारी जो कंपटीशन है वह रुक जाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, हम अपने आराम से वहाँ पर व्यापार कर सकेंगे। ठीक, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, सती प्रथा पर रोक लगा दिया। ये पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि देखिए इसने क्या किया कि भारत में पहले क्या होता था कि अगर किसी का पति डेथ कर जाता था तो वो उसके साथ सती हो जाती थी, मतलब चिता पर जल के मर जाती थी। इसने इस पर रोक लगाया अपने क्षेत्र में जहाँ पर इसने अधिकार किया था, जैसे कोचीन हो गया केरल के तट पे। ठीक है, तो इससे इसने क्या किया कि जो महिला विधवा हो जाती है उससे शादी तो इंडियन कोई भी व्यक्ति नहीं करता था, तो इसने कहा कि जो पुर्तगाल के गरीब लोग हैं वो आए इंडिया में और इन महिलाओं से शादी करें, जिससे हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़े और हम इंडिया पर पूरी तरह से अधिकार कर सकें व्यापारिक तौर पर। ये शासन नहीं करना चाहते थे। ठीक, तो इसने सती प्रथा पर रोक लगाई। उसके बाद 1509 में अल्बुकर्क नाम का आता है गवर्नर, जो 1529 तक रहेगा, बहुत सारे बदलाव करेगा। इसी को भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में इसने गोवा पर विजय कर लिया। उस समय गोवा पर अधिकार किसका था? तो आदिल शाह का अधिकार था, जिसे पराजित करके यह गोवा पर अधिकार कर लेता है। 1511 में मलक्का जल संधि, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे ये इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया में ही क्या पड़ता है? मलक्का जल संधि पड़ती है। ठीक है, जावा और सुमात्रा द्वीप आप जानते होंगे। ठीक, तो इसने वहां पर अधिकार किया और आगे चल के 1515 ईस्वी में इसने हारमूज पर भी अधिकार कर लिया। हारमूज यहां पर पड़ता है जहां से यूरोपीय व्यापारी प्रवेश कर सकते थे। तो दोनों जगहों पर इसने अपनी पाबंदी लगा दी और हिंद महासागर पर, इंडियन ओशियन पर भी इसने अधिकार कर लिया था। तो पूरी तरह से इसने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद नीनू डी कुन्हा नाम का एक अंतिम गवर्नर आता है। 1513 में यह गोवा को राजधानी बना देता है अपना और 1535 में दीव पर कब्जा कर लेता है। 1538 में यह दमन पर भी कब्जा कर लेता है। अब ध्यान से देखिएगा फैक्ट्रियों की स्थापना। पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित की, 1505 में कुन्नूर में, 1510 में गोवा में, 1534 में चटगांव एवं सतगांव में, 1535 में दीव में, 1538 में दमन में। देखिए फैक्ट्रियों की स्थापना आपसे पूछता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब ये देखना है कि जब ये भारत में आए पुर्तगाली तो इन्होंने क्या क्या बदलाव किया। सबसे पहले ये कुछ नई चीजें भारत में लेकर आए। क्या? जैसे तंबाकू हो गया, गन्ना, अनानास, पपीता, आलू, मक्का इत्यादि चीजें वो क्या किए? भारत में लेकर आए। पुर्तगालियों के आने के पहले इंडिया में कोई भी व्यक्ति तंबाकू के बारे में नहीं जानता था। गन्ना, अनानास, पपीता, आलू, मक्का ये सब पुर्तगाली भारत में लेकर आए। भारत के लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, यहाँ पर इनकी पैदावार नहीं होती थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1556 ईस्वी में इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखते हैं कि ये जब इतने सुदृढ़ हो चुके थे, सती प्रथा भी बंद कर दिए थे, व्यापार भी कर रहे थे इतनी फैक्ट्रियां भी डाल दिए थे, तो ये असफल क्यों हुए? तो वही चीज़, भारतीयों के प्रति इन्होंने असहिष्णुता की नीति अपनाई, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहा और इन्होंने ब्राज़ील की खोज कर ली थी। ठीक है, ब्राज़ील आप सबको पता होगा कि कहाँ पर पड़ता है, तो वह दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने ब्राज़ील की खोज कर ली। जब ब्राज़ील की खोज की तो उन्हें लगा कि इंडिया से जितना हम व्यापार कर रहे हैं, अगर हम ब्राज़ील पर फोकस कर दें तो नई जगह है, वहाँ पर भी हम लोग सही से व्यापार कर सकते हैं। तो इंडिया पर वो अधिकार चाहते थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था धीरे धीरे खत्म होने लगा और ब्राज़ील की तरफ बढ़ने लगा। प्रतिस्पर्धा हुई, यूरोपीय कंपनियां प्रवेश कर गई, उनसे जब कंपटीशन हुआ तो ये धीरे धीरे हारने लग गई। आगे चल के डच और अंग्रेज इन्हें परास्त कर देते हैं। देखिए एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, भारत में कुल 4 मुख्य कंपनियां आईं। पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। लेकिन जब वापस गए तो जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में वापस गया। भारत 1947 में 1947 में इंडिया हमारा आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन 1961 तक गोवा जो था वह गुलाम था। 1961 ईस्वी तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था।
तो उसे क्या किए कि इन्होंने 1961 में इनसे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने गोवा को खाली करवाया। क्या किया? गोवा को खाली करवाया। दमन और दीव और गोवा तीनों को इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। तो 12वें संविधान संशोधन 1961 में क्या किया गया? गोवा, दमन और दीव को आज़ाद करवा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा 25वां राज्य बनाया गया गोवा को। और इस तरह से सबसे पहले आए पुर्तगाली भारत में सबसे बाद तक रहते हैं और 1961 में वापस जाते हैं। तो ये था हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड पहला वीडियो और आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज का दूसरा वीडियो था। अगला वीडियो हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ही पार्ट 2 आएगा, जिसके तहत हम लोग डच और अंग्रेज को पढ़ेंगे, फ्रांसीसी को। फिर हम लोग भारत को आज़ाद करवाएंगे बहुत जल्द ही। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 वीडियो आएंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जब तक सीरीज चले साथ में बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।